अर्नव खुद को इस तरह हॉस्पिटल में देखकर परेशान हो जाता है। वो बेड से उठते हुए खुद से कहता है, नहीं, आज मैं कमजोर नहीं पड़ सकता, आज मुझे एक बहुत बड़ा काम पूरा करना है। अर्नव उठकर बेड से नीचे उतरने लगता है। इतने में गोपाल उस रूम में आता है और अर्नव को बेड से उठते देखकर भागते हुए उसके पास जाता है। गोपाल परेशान होकर अर्नव से कहता है, सर, आप ये क्या कर रहे हैं? अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको आराम की जरूरत है। अर्नव बेड से नीचे उतरकर कहता है, गोपाल, ये आराम करने का टाइम नहीं है, आज हमें एक बहुत जरूरी काम करना है। गोपाल कंफ्यूज होकर कहता है, कैसा काम? इससे पहले अर्नव कुछ कहता उसका मोबाइल बजता है। अर्नव देखता है कि उसे एक प्राइवेट नंबर से कॉल आ रहा था। अर्नव बिना देर किए वो कॉल रिसीव करता है। इससे पहले अर्नव कुछ भी कह पाता, मोबाइल से एक आदमी की आवाज आती है, मैंने लोकेशन भेज दिया है और याद रहे ये काम 3 बजे से पहले हो जाना चाहिए, वरना तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। ये बात पूरी होते ही कॉल कट हो जाता है। अर्नव उस कॉलर से एक शब्द भी नहीं कह पाता। फोन कटते ही अर्नव रेस्टलेस होकर अपने आसपास देखता है। वो अपने बाएं हाथ को देखता है जिसमें एक ड्रिप लगा हुआ था। अर्नव एक झटके से उस ड्रिप को अपने हाथ से निकाल देता है और अपने कपड़े ढूंढने लगता है। गोपाल को समझ नहीं आ रहा था आखिर अर्नव करना क्या चाहता है। वो बहुत कोशिश करने पर भी अर्नव को हैंडल नहीं कर पा रहा था। गोपाल मन में कहता है, लगता है ASP सर के सर पर चोट लगी है तभी ऐसी अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। अर्नव की नज़र एक हैंगर पर लटके उसके कपड़ों पर जाती है। फौरन वो हॉस्पिटल वाले कपड़ों को निकालकर अपने कपड़े पहनने लगता है। गोपाल इस वक्त बस खड़े होकर अर्नव को देख रहा था। अर्नव के पास जाने के ख्याल से ही उसे डर लग रहा था। तभी रूम में एक डॉक्टर आ जाता है। वो भी अर्नव को इस तरह देखकर चौंक जाता है। डॉक्टर हैरानी से अर्नव को देखते हुए कहता है, ASP सर, आप ये क्या कर रहे हैं? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको अभी आराम की जरूरत है। डॉक्टर ये सब कह ही रहा था कि अर्नव अपनी घड़ी पहनकर डॉक्टर के पास आता है। डॉक्टर अर्नव के पास आते ही घबराने लगता है। इससे पहले उसने किसी भी पेशेंट को इस तरह से हरकत करते नहीं देखा था। अर्नव डॉक्टर के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, डॉक्टर, मुझे आपसे बस 6 घंटे के लिए छुट्टी चाहिए, फिर मैं यहाँ वापस आकर एडमिट हो जाऊंगा। और ये कहकर अर्नव उस रूम से बाहर चला जाता है और गोपाल भी उसके पीछे जाने लगता है। डॉक्टर सदमे में वहीं खड़ा रह जाता है। दूसरी तरफ युवराज अपने घर आते ही यशवंत दीवान के रूम में चला जाता है। वो देखता है कि यशवंत अपनी बालकनी में खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे और युवराज की मॉम सावित्री बेड के पास एक व्हीलचेयर पर बैठी थी। सावित्री पूरी तरह से पैरालाइज्ड थी। वो सिर्फ देख और सुन सकती थी लेकिन कुछ बोल नहीं सकती थी। पिछले 11 सालों से सावित्री इसी हालत में थी। युवराज सावित्री के पास जाकर उसे हग करते हुए कहता है, मॉम, आपकी तबीयत कैसी है? सावित्री अपनी पलकें झपकाकर उसे जवाब देती है। इतने में युवराज के डैड यशवंत दीवान वहां आ जाते हैं। यशवंत युवराज से कहते हैं, अरे बेटा, तुम यहाँ। यशवंत को देखते ही युवराज का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए यशवंत से कहता है, डैड, क्या मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ? ये सुनकर यशवंत की आंखों में चमक आ जाती है। इतने सालों में आज पहली बार युवराज उनसे कुछ मांग रहा था। वो खुश होकर कहते हैं, हाँ बेटा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं अभी तुम्हें दिलवा देता हूँ। युवराज यशवंत के करीब जाकर उनकी आंखों में देखते हुए कहता है, हमारे जंगल के बीच वाले बंगले में जिन लोगों को आपने हॉस्टेज बनाकर रखा है, उन्हें जाने दीजिए। युवराज के मुंह से ये बात सुनते ही यशवंत के होश उड़ जाते हैं। वो अपनी आंखें बड़ी करके युवराज को देखने लगते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके इतने बड़े क्राइम के बारे में युवराज जानता है। अपने डैड को शॉक में देखकर युवराज कहता है, क्या हुआ? मुझे ये नहीं पता चलना चाहिए था ना? यशवंत अपनी नजरें झुकाकर इधर उधर देखते हुए कहते हैं, तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। युवराज सीरियस होकर कहता है, ठीक है फिर, जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो मैं ही उन होस्टेजेस को आज़ाद कर देता हूँ। ये कहकर युवराज रूम से बाहर जाने लगता है। युवराज के ऐसा कहते ही यशवंत के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो भागते हुए युवराज के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और घबराते हुए कहते हैं, नहीं युवराज, ऐसा मत करो, वरना वो हम सबको मार डालेगी। यशवंत के चेहरे पर इस वक्त उस साय का खौफ साफ दिख रहा था। युवराज गुस्से में यशवंत से कहता है, डैड, आप कुछ भी कर लीजिए, वो हम सबको एक दिन मार ही देगी।
इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि मॉम को लेकर शिमला से बाहर चले जाइए। कम से कम आप दोनों उससे सेफ तो रहोगे। यशवंत की आंखें नम हो जाती है। वो रुंधे गले से कहते हैं, और तुम? युवराज सख्ती के साथ कहता है, मेरा अंत पहले से तय है और इसकी वजह आप ही हैं। यशवंत युवराज की बात खामोश रह जाते हैं। युवराज आगे कहता है, इसीलिए कह रहा हूँ, मॉम को लेकर हमेशा के लिए यहाँ से चले जाइए। यशवंत अपने चेहरे का एक्सप्रेशन बदलते हुए कड़क आवाज में कहते हैं, युवराज, एक बात अच्छे से समझ लो, न तो मैं शिमला छोड़कर कहीं जाऊंगा और न ही उन होस्टेजेस को कहीं जाने दूंगा। युवराज कहता है, क्या ये आपका आखिरी फैसला है? यशवंत एक गहरी सांस लेकर बड़ी सख्ती के साथ कहते हैं, हाँ। युवराज की मॉम सावित्री ये सारी बातें सुन रही थी। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। वो बस किसी मूर्तिन की तरह व्हीलचेयर पर बैठी थी और उनके आंखों से आंसू बह रहे थे। यशवंत का जवाब सुनकर युवराज गुस्से में उस कमरे से बाहर जाने लगता है। कमरे से बाहर जाते वक्त युवराज उसके दरवाजे को इतनी जोर से बंद करता है कि वो दरवाज़ा टूट जाता है। युवराज के वहां जाते ही यशवंत की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रोते हुए वो घुटने के बल फर्श पर ही बैठ जाते हैं। यशवंत रोते हुए कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें कैसे बताऊं, जो सच तुम जानते हो वो आधा सच है। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। कुछ देर बाद युवराज की कार सेंट थॉमस कॉलेज आ जाती है। कॉलेज में इस वक्त बहुत भीड़ थी। आज वहां एग्जाम था और स्टूडेंट्स अपना एग्जाम देकर कॉलेज से जा रहे थे। युवराज अपनी कार पार्क करके बाहर निकलता है। इस भीड़ में उसकी नज़रें सुहानी को ढूंढ रही थी। इतने टेंशन में भी युवराज को इस बात की चिंता थी कि सुहानी का एग्जाम कैसा गया होगा। उसने सुहानी को इसके लिए परेशान देखा था। उसे फिक्र थी कि अगर सुहानी का एग्जाम अच्छा नहीं गया तो वो फिर से अपने स्कॉलरशिप के लिए परेशान ना हो जाए। युवराज देखता है सुहानी कॉलेज की बिल्डिंग से बाहर निकल रही थी। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी। उसकी स्माइल देखकर ही युवराज समझ जाता है कि उसका एग्जाम अच्छा गया है। अगर ऐसा ना भी होता तो भी सुहानी की स्कॉलरशिप कहीं नहीं जाने वाली थी। ये कॉलेज युवराज का जो था, उसके होते हुए कोई भी सुहानी को कॉलेज से बाहर नहीं निकाल सकता था। बिल्डिंग से निकलकर सुहानी की नज़र कार के पास खड़े युवराज पर जाती है। युवराज ने फॉर्मल ब्लैक शर्ट और ब्लू पैंट पहना हुआ था। उसने अपने स्लीव्स ऊपर चढ़ा रखे थे। वो कार से टिककर अपने मोबाइल पर कुछ कर रहा था। युवराज बहुत डैशिंग लग रहा था। कॉलेज की सारी लड़कियां बस उसे ही देख रही थी, लेकिन किसी की भी उसके पास जाकर बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वैसे तो कुछ पल पहले युवराज सुहानी को ही देख रहा था, लेकिन जब सुहानी की नज़र उस पर गई तो वो अपने मोबाइल को देखने लगा। सुहानी युवराज को देखकर खुश हो जाती है। वो भागकर युवराज के पास जाती है और कहती है, थैंक यू सो मच सर। आपको पता है, मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया। कल आपने मुझे जैसा एक्सप्लेन किया था आज मैं बिल्कुल वही लिख कर आई हूँ। मुझे तो नोट्स तक याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सुहानी को इतना खुश देखकर युवराज को आंखों में भी चमक आ जाती है, लेकिन वो अपने उसी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहता है, गुड। सुहानी चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल लिए कहती है, अब मुझे लगता है कि मेरी स्कॉलरशिप मेरे पास ही रहेगी। अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको एक अच्छी सी ट्रीट दूंगी। युवराज सुहानी को घूर कर कहता है, अच्छा। सुहानी को उसी वक्त एहसास हो जाता है कि उसने क्या कहा है। वो थोड़ा घबरा जाती है और अपनी बात को संभालते हुए कहती है, मेरा मतलब मैं। युवराज कहता है, तुम्हें ट्रीट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम कुछ करना ही चाहती हो तो मुझसे एक प्रॉमिस कर सकती हो। सुहानी युवराज की बात ठीक से समझ नहीं पाती। वो कंफ्यूज होकर कहती है, आप मुझसे क्या प्रॉमिस चाहते हैं? युवराज उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, यही कि तुम जानबूझकर अपनी जान खतरे में नहीं डालोगी। सुहानी फौरन कहती है, मैं पागल नहीं हूँ जो जानबूझकर खुद को खतरे में क्यों डालूंगी। युवराज अपनी आईब्रोज उठाकर सुहानी को देखता है। युवराज का एक्सप्रेशन देखकर सुहानी को अपने किए कारनामे एक एक करके याद आने लगते हैं। वो शर्मिंदा होकर अपने नज़रें इधर उधर घुमाने लगती है, लेकिन युवराज सुहानी को ही देख रहा था। कुछ देर बाद सुहानी कहती है, हाँ ठीक है, एक दो बार मैंने ऐसा किया है, लेकिन। युवराज उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहता है, एक दो बार? सुहानी अपनी नज़रें झुकाए हुए कहती है, हाँ मतलब कई बार, लेकिन तब वो ज़रूरी भी था। युवराज सुहानी से कुछ कहने ही वाला था तभी वहां पुलिस सायरन की आवाज़ गूंजने लगती है। उस आवाज़ को सुनकर युवराज खामोश हो जाता है और उसका चेहरा फिर से कठोर हो जाता है। वहां खड़े सभी स्टूडेंट्स कॉलेज के में गेट की तरफ देखने लगते हैं।
युवराज और सुहानी की नज़र भी वहीं थी। कॉलेज गेट से सामने से 12 से 15 गाड़ियों का एक काफिला गुजर जाता है। सामने वाली कार में अर्नव बैठा था और उस कार को गोपाल ड्राइव कर रहा था। वहां गुजरते हुए अर्नव की नज़र कॉलेज के अंदर जाती है। इत्तेफाक से अर्नव युवराज को देख लेता है। युवराज को देखते ही अर्नव के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो अपने मन में है, शिमला का सबसे पावरफुल आदमी जिसे आज तक कोई नहीं हरा पाया वो आज हारेगा, वो भी मुझसे। वैसे तो अर्नव एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार पुलिस ऑफिसर था जो फालतू के झगड़ों में पड़कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करता था। लेकिन उसके सामने लोगों ने युवराज की इतनी ज्यादा तारीफ कर दी थी कि ये बात अर्नव के ईगो पर लग गई थी। अर्नव किसी भी तरह से बस एक बार युवराज को हराना चाहता था। अर्नव युवराज के बारे में सोच रहा था तभी उसका मोबाइल बजता है। फिर से उसके पास उसी प्राइवेट नंबर से कॉल आया था। अर्नव फोन उठाकर कहता है, हेलो। सामने से एक आदमी की आवाज आती है, याद है ना, 3 बजे से पहले वापस आना है वरना कई लोगों की जान जा सकती है। अर्नव जवाब देता है, हाँ मुझे पता है, मैं वहां के लिए निकल चुका हूँ। आई होप तुमने मुझे सही इन्फॉर्मेशन दी है। मोबाइल से आवाज आती है, तुम उसकी चिंता मत करो, बस अपना वादा याद रखना। अर्नव जवाब देता है, मुझे अपना वादा याद है। ये कहते ही अर्नव के दिमाग में एक सवाल आता है। अर्नव फौरन कहता है, लेकिन तुम क्यों मी यशवंत को जेल। अर्नव इतना ही कह पाया था कि कॉल कट हो जाता है। अर्नव ये सब इग्नोर करके मोबाइल रख देता है। कार ड्राइव कर रहा गोपाल अर्नव की सारी बातें सुन रहा था लेकिन वो कुछ कहता नहीं। उसे भी अब इस बात का एहसास हो गया था कि अर्नव युवराज को हराने के लिए कुछ भी कर सकता है। गाड़ियों का वो काफिला तेजी से बढ़ते हुए शहर से बाहर जंगल की तरफ बढ़ जाता है। थोड़ी ही देर में पक्की सड़क खत्म हो जाती है और पथरीला रास्ता शुरू हो जाता है। अब पुलिस का वो काफिला पहाड़ और घने जंगल के बीच से होकर जा रहा था। बड़ी मुश्किल से गाड़ियां उस रास्ते को पार करती है और अर्नव बाकी पुलिस वालों के साथ उस बंगले के नजदीक पहुंच जाता है। अर्नव बंगले से कुछ दूर अपनी गाड़ी रोकता है। इस घने जंगल और ऊंची पहाड़ियों के बीच इतना शानदार बंगला देखकर वो हैरान रह जाता है। अर्नव अपने कान पर वायरलेस डिवाइस लगाता है जिससे कि वो बाकी के पुलिस ऑफिसर्स के साथ बात कर सके। अर्नव अपने हाथ में अपनी पिस्टल लेकर अपनी पोजीशन में आ जाता है और अपनी टीम के साथ धीरे धीरे बंगले की तरफ बढ़ने लगता है। अर्नव को उम्मीद थी कि वहां पर बहुत सारी सिक्योरिटी होगी लेकिन उसकी उम्मीदों से अलग यहां एक सिक्योरिटी गार्ड तक नहीं था। ये देखकर अर्नव हैरान रह जाता है। धीरे धीरे बढ़ते हुए वो बंगले के पास रखे एक कंटेनर के पास पहुंचता है। कंटेनर को देखते ही उसे इस बात का अंदाजा लग जाता है कि वो बिल्कुल सही जगह पर आया है। अर्नव अपनी टीम से कहता है, शायद उन होस्टेजेस को इसी कंटेनर में रखा गया है। अर्नव धीरे धीरे उस कंटेनर के दरवाजे के पास जाता है। उस कंटेनर का दरवाजा बंद था। उस कंटेनर पर एक लॉक लगा था और उस लॉक पर काला कपड़ा बंधा था। अर्नव बिना देर किए उस ताले से वो कपड़ा हटा देता है और अगले ही पल अपनी पिस्टल से उस ताले को शूट करके ताला तोड़ देता है। जैसे ही ताला टूटता है, अचानक से आसपास का मौसम बदलने लगता है। एकाएक तेज आंधी चलने लगती और आसमान में काले बादल छा जाते हैं। दिन के 12 बजे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे रात होने वाली हो। अर्नव और बाकी के पुलिस ऑफिसर्स ये सब देखकर दंग रह जाते हैं। जैसे ही अर्नव उस ताले से काला कपड़ा हटाकर उसे शूट करता है, वो ताला टूट जाता है। ताले के टूटते ही वहां का मौसम अचानक से बदलने लगता है। कुछ समय पहले वहां का मौसम बिल्कुल साफ था, सूरज की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी और धीमी धीमी हवाएं चल रही थी। लेकिन उस ताले के टूटते ही वो धीमी हवाएं आंधी में बदल जाती है। साफ आसमान पर कुछ ही पलों में काले बादल छा जाते हैं। इतनी तेज आंधी चलने लगती है कि वहां खड़े रहना मुश्किल हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो आंधी सब कुछ उड़ा कर ले जाएगी। अर्नव और उसकी टीम को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अर्नव उस बारिश में भीगते हुए आसमान की तरफ हैरानी के साथ देखने लगता है। अर्नव उस काले बादल को देख ही रहा था, तभी उसे याद आता है कि 3 बजे से पहले उसे सभी को इस जगह से निकालना है। वो फौरन अपनी नज़र कंटेनर की तरफ करते हुए उसका दरवाज़ा खोल देता है। जैसे ही अर्नव कंटेनर को खोलता है, उसमें से 200 से 300 लोग बड़ी तेजी से बाहर आने लगते हैं। उन सब की हालत बहुत खराब थी। उन लोगों ने कई दिनों से कुछ खाया पिया नहीं था। कुछ की मौत तो कंटेनर में ही हो गई थी। वो पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे थे, इस डर से कि कोई फिर से उन्हें कैद ना कर ले। अर्नव ये देखकर हक्का बक्का रह जाता है। उसे पता तो था कि आज उसे 1000 से ज्यादा लोगों को छुड़ाना है।
लेकिन ये सीन देखने के लिए वो तैयार नहीं था जो वो अभी देख रहा था। अर्नव वही फ्रीज हो गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो लोग कंटेनर से निकलते ही इधर उधर भागने लगते हैं। इतने दिनों तक कैद में रहने के बाद वो सब काबू से बाहर हो गए थे। उनमें से कुछ भागते हुए जंगल में जा रहे थे तो कुछ बाहर निकलते ही कमजोरी की वजह से बेहोश हो रहे थे। अर्नव की टीम के लिए इन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था। काफी देर बाद अर्नव और उसकी टीम बड़ी मशक्कत उस भीड़ को काबू कर पाती है। अर्नव धीरे धीरे करके उन सबको बस से शहर के लिए रवाना करता है। उन सब के जाने के बाद अर्नव बाकी के कंटेनर की तरफ देखता है। इसी तरह एक के बाद एक करके सभी कंटेनर से लोगों को निकालकर शहर भेजा जा रहा था। लोगों को सुरक्षित ले जाने के लिए पुलिस वाले कम पड़ रही थी। जैसे जैसे अर्नव कंटेनर खोल रहा था आसपास का माहौल और भी खराब होता जा रहा था। सभी कंटेनर के ताले तोड़ने के बाद मौसम हद से ज्यादा खराब हो जाता है। अब आंधी के साथ साथ बारिश और भी तेज होने लगी थी। आसमान पर बहुत तेज रोशनी के साथ बिजली चमक रही थी। सभी होस्टेजर्स को भेजने के बाद उस बंगले के पास केवल 3 लोग ही रह जाते हैं। अर्नव, गोपाल और 22 साल का एक कांस्टेबल अमन। सबके वहां से जाने के बाद अर्नव एक चैन की सांस लेता है। लेकिन अगले ही पल उसे कुछ याद आता है और वो हड़बड़ाते हुए अपनी घड़ी देखता है। 3 बजने में सिर्फ 15 मिनट ही रह गए थे। वो उस बंगले को देखते हुए अपने मन में कहता है, मुझे इस बंगले के अंदर जाकर देखना चाहिए, कहीं वो क्रिमिनल इसके अंदर तो नहीं छिपा है। ये सोचने के अगले ही पल अर्नव को याद आता है कि उसे 3 बजे से पहले यहाँ से सभी को वापस भेजना है, वरना लोगों की जान को खतरा हो सकता है। लेकिन अर्नव बिना इन्वेस्टिगेशन के यहाँ से नहीं जाना चाहता था। वो गोपाल से कहता है, गोपाल, तुम अमन के साथ यहाँ से चले जाओ, मैं एक बार बंगले के अंदर की तलाशी लेना चाहता हूँ। अर्नव की बात सुनकर गोपाल घबरा जाता है। वो अपने मन में है, ये अर्नव सर की बहादुरी तो मेरे लिए मुसीबत बनती जा रही है। जंगल के बीचों बीच इस बंगले में पता नहीं क्या होगा और बिना किसी टीम के इनको यहाँ तलाशी लेनी है। ये सोचकर गोपाल अर्नव से कहता है, सर, आज मौसम बहुत खराब है और पूरी टीम भी जा चुकी है। अभी इन्वेस्टिगेशन के लिए सही वक्त नहीं है, हम कल यहाँ वापस आ जाएंगे। अर्नव ये मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। उसके पास अभी इतना टाइम भी नहीं था कि वो गोपाल को सब कुछ समझा सके। अर्नव सख्ती के साथ गोपाल से कहता है, गोपाल, तुम और अमन इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। इट्स एन ऑर्डर। गोपाल अर्नव को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता था। वो अर्नव से कहता है, सर, मैं आपको यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं भी चलूंगा आपके साथ। जब बहुत समझाने पर भी गोपाल नहीं मानता तो अर्नव हार मानकर गोपाल से कहता है, ठीक है, तुम मेरे पीछे आकर मुझे कवर करो। अर्नव पास ही खड़े अमन की तरफ देखकर कहता है, अमन, तुम गाड़ी के साथ तैयार रहना। अमन हाँ में सर हिलाकर कहता है, यस सर। अर्नव गोपाल के साथ बंगले के अंदर चले जाता है। अर्नव को ऐसा लग रहा था कि ये मिशन उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा आसानी से पूरा हो गया, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस बंगले में उसके साथ क्या होने वाला है। वो नहीं जानता था कि उसने कौन सी मुसीबत मोल ले ली है। शाम के 7 बजे थे। सुहानी, निशा और विवेक के साथ लाइब्रेरी में थे। वो तीनों यहाँ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन पढ़ते पढ़ते सुहानी की आंख लग जाती है और वो डेस्क पर ही सर रखकर सो जाती है। निशा और विवेक भी उसे डिस्टर्ब नहीं करते, वो दोनों अपनी पढ़ाई में लगे रहते हैं। आज भी लाइब्रेरी में ज्यादा लोग नहीं थे, वहाँ लगभग 10 या 12 लोग ही रहे होंगे। युवराज सुहानी से थोड़ी दूर वाले डेस्क पर कुछ काम कर रहा है। काम तो सिर्फ एक बहाना था, युवराज बस सुहानी के आसपास रहना चाहता था। इसकी 2 वजह थी, पहली ये कि वो सुहानी को उस साए से प्रोटेक्ट करना चाहता था और दूसरी ये कि उसे जल्द से जल्द ये पता लगाना था कि सुहानी का उस साए से क्या कनेक्शन है। युवराज अब तक ये बात समझ नहीं पाया था कि कैसे सुहानी उस साए के सभी शिकार को अपने सपने में देख सकती है, और सबसे जरूरी बात, उसमें उस साए को मारने की काबिलियत कैसे आई। युवराज सुहानी को डेस्क पर सर रखकर सोते हुए देख रहा था। सोते वक्त वो युवराज को और भी ज्यादा मासूम लग रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था और उसके कुछ बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिससे सुहानी और भी प्यारी लग रही थी। युवराज सुहानी को ऐसे देखकर अपने सारे मोटिव भूल जाता है और बस उसे देखता रह जाता है। कुछ ही देर में सुहानी के शांत चेहरे में शिकन आने लगती है। उसका शांत चेहरा अब परेशान लग रहा था। युवराज, जो कि कब से सुहानी को ही देख रहा था, इस बात को नोटिस कर लेता है। वो सुहानी को ऐसे देखकर परेशान हो जाता है।
उसे पता था कि सुहानी के ऐसे रिएक्ट करने का क्या मतलब है। युवराज सुहानी के पास जाने के लिए जैसे ही उठता है, सुहानी की आंखें खुल जाती है। वो हड़बड़ाकर उठ जाती है और बेचैनी से अपने आसपास देखने लगती है। उसका चेहरा देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो बहुत घबराई हुई है। इस ठंड में उसके माथे से पसीना टपक रहा था। वो बेचैन होकर लंबी लंबी सांसें ले रही थी। सुहानी की ये हालत उसके पास बैठे निशा और विवेक भी नोटिस कर लेते हैं। इससे पहले वो सुहानी से कुछ कह पाते, युवराज आकर सुहानी के पास बैठ जाता है। युवराज सुहानी से कहता है, क्या देखा तुमने? सुहानी अभी भी बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। वो इतना ज्यादा डर गई थी कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। वो हकलाते हुए कहती है, वो बंगला, जंगल, अर्नव सर, वो साया। सुहानी कुछ भी साफ साफ नहीं कह रही थी। युवराज, निशा और विवेक सुहानी की ये हालात देखकर परेशान हो जाते हैं। उन्हें ये तो समझ नहीं आ रहा था कि सुहानी क्या कह रही है, लेकिन वो ये जरूर समझ जाते हैं कि फिर से उस साय ने एक शिकार किया है। युवराज सुहानी के पास जाकर उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, सुहानी, यहाँ मेरी तरफ देखो। युवराज की बात सुनकर सुहानी उसकी तरफ देखने लगती है। युवराज आगे कहता है, एक गहरी सांस अंदर लो और फिर बाहर छोड़ो। सुहानी बिल्कुल वैसा ही करती है। युवराज डेस्क पर रखी बोतल का ढक्कन खोलकर सुहानी को पानी पिलाता है। अब जाकर सुहानी कुछ शांत होती है। युवराज अपने दोनों हाथों से सुहानी का हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, सुहानी, मुझे बताओ तुमने क्या देखा? सुहानी को अब एहसास होता है कि युवराज उसके साथ ही है। युवराज के साथ होने से सुहानी का डर उस पर हावी नहीं होता था। वो जानती थी कि युवराज के साथ होने से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। युवराज का हाथ थामे हुए सुहानी बस उसे देखती रह जाती है। जब सुहानी कुछ नहीं कहती तो निशा उसके चेहरे के सामने अपना हाथ हिलाते हुए कहती है, सुहानी भूल गई क्या? अभी तू डर रही थी। निशा के ऐसे करते ही सुहानी होश में आती है। उसे फिर से वो सपना याद आता है जो उसने अभी अभी देखा था। वो घबराकर युवराज की तरफ देखते हुए कहती है, एएसपी सर की जान खतरे में है। ये सुनते ही निशा और विवेक भी घबरा जाते हैं, लेकिन युवराज अभी भी शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे सुहानी के ये कहने से उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। निशा घबराहट भरी आवाज में कहती है, सुहानी, तूने एग्जैक्टली क्या देखा? सुहानी ने अपने सपने में छोटे छोटे विजुअल्स देखे थे। वो उन विजुअल्स को याद करते हुए कहती है, मैंने घने जंगल के बीच एक बड़ा सा बंगला देखा, फिर एक बड़ा सा हॉल देखा जहां बिल्कुल अंधेरा था, फिर उस हॉल में एएसपी सर को खड़े देखा। अगले ही पल वो जमीन पर पड़े थे और वो साया लगातार उन पर अटैक कर रहा था। सुहानी की पूरी बात सुनते ही विवेक और निशा और भी घबरा जाते हैं। विवेक डरते हुए कहता है, इसका मतलब अर्नव सर भी? निशा भी घबराते हुए कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। युवराज ये सब सुनकर कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि जो बात सुहानी उन सबको बता रही है, युवराज उसे पहले से जानता है। सुहानी युवराज से कहती है, युवराज सर, हमें उन्हें बचाना होगा। हम एक और इंसान को उसके हाथों मरने नहीं दे सकते। वो युवराज की बात बीच में काटते हुए कहता है, एएसपी सिंह जिंदा है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम लोग उनकी फिक्र मत करो। ये बात सुनकर निशा, विवेक और सुहानी हैरानी से युवराज को देखते रह जाते हैं। वो सोच में पड़ जाते हैं कि यहाँ बैठे हुए युवराज कैसे कह सकता है कि अर्नव ठीक है। उन तीनों को युवराज की बात पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि आज तक सुहानी का हर वो सपना सच हुआ था जो उसने उस साय के बारे में देखा था। तो ये सपना गलत कैसे हो सकता था? सुहानी युवराज से कहती है, नहीं युवराज सर, एएसपी सर की जान को खतरा है, मैंने खुद देखा है। युवराज अपनी बात पर जोर देकर कहता है, मैंने कहा ना उनकी फिक्र मत करो, वो ठीक है। सुहानी और उसके दोस्त युवराज की कोई बात मानने को तैयार ही नहीं थे। सुहानी भी बार बार जिद करते हुए यही कह रही थी कि अर्नव की जान को खतरा है। युवराज सुहानी की आंखों में देखते हुए कहता है, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? एक पल के लिए सुहानी खामोश रह जाती है और अगले ही पल अपना सर हाँ में हिला देती है। युवराज कहता है, तो मेरी बात पर यकीन करो, एएसपी सिंह इज सेफ नाउ। युवराज की ये बात सुनकर सुहानी भी शांत हो जाती है। वो सच में युवराज पर भरोसा करती थी। उसे लगता है कि अगर युवराज कुछ कह रहा है तो उसकी जरूर कोई न कोई वजह होगी। सुहानी तो युवराज की बात से कन्विंस हो जाती है, लेकिन निशा और विवेक को ये भरोसे वाला लॉजिक समझ नहीं आता।
उन्हें अब भी लग रहा था कि अर्नव के साथ कुछ तो बुरा हुआ है, लेकिन युवराज के सामने वो कुछ कह नहीं पाते। युवराज सुहानी को देखते हुए अपने मन में कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि सुहानी उसके शिकार को अपने सपने में कैसे देख सकती है। कुछ देर सोचने के बाद युवराज सुहानी से कहता है, क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुम उसका शिकार कैसे देख सकती हो? सुहानी मायूस होकर ना में अपना सर हिला देती है। युवराज आगे कहता है, कई बार हमारे सपने हमारे बचपन के इंसिडेंट से जुड़े होते हैं। क्या तुम्हारे बचपन में ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से तुम्हें लगता है कि तुम ये सब देख पाती हो? युवराज बहुत ही स्मार्टली सुहानी से उसके बचपन के बारे में पूछ रहा था। जैसे ही युवराज सुहानी से ये सवाल करता है, निशा झट से कहती है, सुहानी को अपने बचपन की कोई भी बात याद नहीं है। ये सुनकर युवराज चौंक जाता है और सवालिया नजरों से सुहानी को देखने लगता है। सुहानी कहती है, मैं अडॉप्टेड हूँ और शायद बचपन में मेरा कोई एक्सीडेंट हुआ था जिससे मेरे बचपन की मेमोरी जा चुकी है। ये सुनकर युवराज की हैरानी और भी बढ़ जाती है। वो सुहानी से कुछ कहने ही वाला था, तभी उसका मोबाइल बजने लगता है। युवराज अपना कॉल आंसर करता है। वो बड़े गौर से मोबाइल पर किसी की बात सुन रहा था। वक्त के साथ उसकी आंखें कठोर होती जा रही थी। सुहानी, निशा और विवेक भी ये नोटिस कर रहे थे। पूरी बात सुनकर युवराज कॉल कट कर देता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। सुहानी और उसके दोस्त ये सब देखते रह जाते हैं। अगले पल विवेक का मोबाइल भी बजता है। वो जैसे ही मोबाइल अपने कान पर रखता उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। कुछ देर बाद विवेक कॉल कट कर देता है। कॉल कट करते ही विवेक निशा और सुहानी से कहता है, युवराज सर सच कह रहे थे। एएसपी सर इज सेफ नाउ। विवेक की बात सुनकर निशा कन्फेस होकर कहती है, और ये बात तुम्हें कैसे पता? विवेक संजीदगी के साथ उनकी तरफ देखते हुए कहता है, क्योंकि उन्होंने अभी युवराज सर के डैड मी यशवंत दीवान को अरेस्ट किया है। विवेक निशा और सुहानी को देखते हुए कहता है, क्योंकि उन्होंने मी यशवंत दीवान को अरेस्ट कर लिया है। ये सुनते ही निशा और सुहानी शॉक्ड रह जाते हैं और अपनी आंखें फाड़कर विवेक को देखते रह जाते हैं। विवेक भी इस वक्त उन दोनों की तरह ही शॉक में था। कुछ देर तक उन तीनों के बीच एक खामोशी बनी रहती है। उस खामोशी को तोड़ते हुए निशा विवेक से कहती है, एएसपी सर ने मी यशवंत दीवान को अरेस्ट क्यों किया? विवेक कहता है, उस दिन जो 1000 लोगों की किडनैपिंग वाली न्यूज़ वायरल हुई थी ना, उसके होस्टेजेस मी यशवंत दीवान के एक बंगले से मिले हैं। उन्हें ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस में अरेस्ट किया गया है। निशा कहती है, इसका मतलब उस न्यूज आर्टिकल में जो लिखा था वो सच था? विवेक हाँ में अपना सर हिला देता है। निशा कुछ सोचते हुए कहती है, तो क्या युवराज सर भी इन सब में इन्वॉल्व थे? विवेक कहता है, युवराज सर का तो नहीं पता, लेकिन पुलिस ने पद्मिनी को अरेस्ट क्यों नहीं किया? निशा और विवेक यही सब बातें कर रहे थे, लेकिन सुहानी किसी और ही सोच में डूबी हुई थी। उन दोनों की बात में सुहानी का ध्यान बिल्कुल भी नहीं था। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि ये सब होने के बाद युवराज कैसा होगा। सुहानी को युवराज की बहुत फिक्र हो रही थी। रात को 10 बजे थे। युवराज आज फिर से भैरवनाथ की गुफा के बाहर खड़ा था। गुफा के अंदर जाकर युवराज देखता है कि भैरवनाथ अपनी साधना में लीन है। इससे पहले युवराज जब भी उस गुफा में जाता था, भैरवनाथ को पता चल जाता था, लेकिन आज भैरवनाथ अपनी साधना में इतना लीन था कि वो युवराज के वहां आने पर कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था। भैरवनाथ का रेस्पॉन्स न मिलने पर युवराज उसका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए कहता है, वो साया आज की रात 1000 लोगों की बलि नहीं दे पाएगा। युवराज के ऐसा कहते ही भैरवनाथ अपनी आंखें खोल लेता है। ये खबर सुनकर उसकी आंखों में चमक थी। वो खुशी और हैरानी के साथ युवराज से कहता है, शाबाश, तुमने उस साए को रोककर बहुत बड़ा काम किया है। युवराज अपने एटीट्यूड में कहता है, मैंने कुछ नहीं किया है। एक पुलिस ऑफिसर ने उन लोगों को आज़ाद कर दिया जिनकी बलि वो साया देने वाला था। भैरवनाथ एक व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहता है, पुलिस वाले ने आज़ाद किया? फिर तो वो अफसर बड़ा बहादुर होगा जिसने उस साए को मात दे दी। ये सुनकर युवराज को अर्नव की याद आ जाती है और गुस्से से उसकी आंखें लाल हो जाती है। अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए युवराज कहता है, अब आगे क्या? हमने उसे बलि देने से तो रोक लिया है, लेकिन आज रात से उसकी शक्तियां फिर से बनने लगेंगी। अब हम उसे कैसे रोकेंगे? भैरवनाथ युवराज की बात से सहमत होकर कहता है, हाँ, आज अमावस्या की रात है। आज से उस साए की शक्तियां फिर से बनने लगेंगी। अब उसे रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है। युवराज कहता है, कौन सा रास्ता? भैरवनाथ कहता है, वो लड़की। युवराज कहता है,
लेकिन सुहानी उस साय को कैसे रोक सकती है और उसके पास ये शक्तियां कहाँ से आईं? भैरवनाथ युवराज के इस सवाल का जवाब नहीं देता और किसी सोच में पड़ जाता है। कुछ देर सोचने के बाद वो कहता है, उस साय को कैसे खत्म करना है ये सिर्फ वो लड़की जानती है, और उसे ये शक्तियां कहाँ से मिली ये भी वही बता सकती है। ये सुनकर युवराज को निशा की बात याद आ जाती है। निशा ने कहा था कि सुहानी को अब उसके बचपन की कोई भी बात याद नहीं है। युवराज अभी इस बात को लेकर श्योर नहीं था, इसलिए वो ये बात भैरवनाथ को नहीं बताता। युवराज इन्हीं सोच में डूबा हुआ था, तभी भैरवनाथ उससे कहता है, क्या हुआ युवराज, तुम क्या सोच रहे हो? युवराज बात को छिपाते हुए कहता है, मैं बस यही सोच रहा था कि अगर डैड ने लालच न किया होता तो आज हालात ऐसे नहीं होते। भैरवनाथ युवराज की बात से सहमत नहीं था। वो फौरन कहता है, नहीं युवराज, अगर यशवंत ने लालच नहीं किया होता तब भी तुम यहीं खड़े होते। युवराज कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे याद है उस रात डैड ही मुझे उस विशिंग वेल के पास लेकर गए थे, और उस रात से ही ये सब शुरू हुआ है। भैरवनाथ युवराज को समझाते हुए कहता है, नहीं युवराज, जो तुम जानते हो वो आधा सच है। अगर यशवंत उस रात तुम्हें वहां लेकर नहीं जाता तो भी वो साया तुम तक पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेता। युवराज हैरानी से भैरवनाथ को देखने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भैरवनाथ आखिर कह क्या रहा है। भैरवनाथ युवराज के चेहरे को देखकर उसके मन की बात समझ जाता है और उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है उस साय ने तुम्हें ही क्यों चुना? युवराज बिना कुछ सोचे जवाब देता है, क्योंकि मेरे डैड खुद मुझे उसके पास लेकर गए थे। भैरवनाथ युवराज की बात को नकारते हुए कहता है, नहीं, बात ये नहीं थी। युवराज क्यूरियस होकर कहता है, तो क्या बात थी? भैरवनाथ युवराज को समझाते हुए कहता है, बात सिर्फ यशवंत की लालच की नहीं है। तुम अलग हो, तुम में कुछ ऐसा है जो वो चाहता है। तुम्हें लगता है कि यशवंत तुम्हें उसके पास लेकर गया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसने खुद तुम्हें चुना है। युवराज फौरन कहता है, लेकिन मुझमें ऐसा क्या है कि उसने मुझे चुना? भैरवनाथ युवराज के इस सवाल का जवाब नहीं देता। उसे खुद भी पूरी बात ठीक से जानता नहीं थी, इसलिए वो कुछ भी कहने से बच रहा था। युवराज अपनी बात दोहराते हुए कहता है, ये सब डैड की वजह से ही हुआ है। अगर वो मुझे उसके पास नहीं लेकर जाते तो ये कभी नहीं होता। भैरवनाथ कहता है, मुझे लगता है उस साय ने तुम्हें ढूंढा है और ऐसी परिस्थिति बनाई कि तुम खुद उसके पास जाकर उसे आज़ाद करो। कैसे, ये मैं भी नहीं जानता, लेकिन कोई तो बात है जो हमसे छिपी हुई है, और वो बात सिर्फ यशवंत जानता है। युवराज भैरवनाथ की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। वो आज तक अपनी इस हालत का जिम्मेदार अपने डैड को ही मानता था, लेकिन आज उसे लग रहा था कि पूरी गलती उसके डैड की नहीं थी। युवराज समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो यशवंत उससे सालों से छुपाते आ रहे हैं, और उन्हें ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ रही है। युवराज अपने सोच में डूबा ही था, तभी भैरवनाथ आगे कहता है, युवराज, तुम्हारे पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं। अगर इन 6 महीनों में तुम खुद को उससे आज़ाद नहीं कर पाए तो वो तुम्हें खत्म कर देगी और तुम्हारी बलि से मिलने वाली अपार शक्ति से वो अपने सारे बंधनों से मुक्त हो जाएगी। तुम्हें जल्द से जल्द उस श्राप से मुक्त होना ही होगा। भैरवनाथ की बात पूरी होते ही युवराज वहां से चला जाता है। युवराज के वहां से जाने के बाद भैरवनाथ फिर से अपनी आंखें बंद करके ध्यान करने लगता है। अगली सुबह सेंट थॉमस कॉलेज में सन्नाटा फैला था। इस खामोशी की वजह वहां हो रहा एग्जाम था। सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी क्लास में बैठकर सेमेस्टर एग्जाम लिख रहे थे। एग्जाम खत्म होने में बस आधा घंटा बाकी था। युवराज अपने ऑफिस में बैठे हुए कुछ काम कर रहा था। पहले तो युवराज हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 दिन क्लास लेने के लिए कॉलेज आया करता था, लेकिन सुहानी के आने के बाद ये बात पुरानी हो गई थी। अब युवराज रोज ही कॉलेज आता था और अपने ऑफिस का काम भी कॉलेज में ही पूरा कर लिया करता था। युवराज अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त सुहानी के आसपास ही बिताना चाहता था, जिससे वो सुहानी के बारे में और कुछ जान सके और उसे प्रोटेक्ट कर सके। यशवंत दीवान के अरेस्ट होने के बाद अब युवराज कॉलेज का प्रोफेसर होने के साथ साथ वहां का ट्रस्टी भी बन गया था। कॉलेज का ये सन्नाटा पुलिस की सायरन के आवाज से टूट जाता है। माहौल शांत होने की वजह से सायरन की आवाज पूरे कॉलेज में गूंजने लगती है। एक पुलिस कार कॉलेज गेट के अंदर आकर रुकती है। कार से अर्नव और गोपाल बाहर निकलते हैं। अर्नव की हालत अभी ठीक नहीं लग रही थी। उसके दाएं हाथ की हथेली में एक मोटी सी पट्टी बंधी थी और उसके चेहरे, गर्दन और हाथों पर कुछ चोट और कुछ गहरे खरोंच के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे अर्नव पर किसी ने बेरहमी से हमला किया है। उसके जख्म बिल्कुल ताज़ा थे, जैसे कल के ही हो।
इतने जख्म होने के बाद भी अर्नव के चेहरे पर अभी भी जंग जीतने वाली मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली हो। और देखा जाए तो ये अर्नव की जीत ही तो थी। जो काम आज तक कोई नहीं कर पाया था, वो काम अर्नव ने कर दिखाया था। उसने युवराज दीवान को हराया था और वो युवराज को उसकी हार का एहसास कराने ही यहाँ आया था। गोपाल अर्नव के साथ ही वहाँ आया था। गोपाल के शरीर पर भी एक दो चोट के निशान दिख रहे थे, लेकिन चोट से ज्यादा घबराहट उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। अर्नव कार से उतरकर कॉलेज के अंदर जाने लगता है। कॉलेज के अंदर जाते ही अर्नव सीधा युवराज के ऑफिस की तरफ बढ़ जाता है। अर्नव बिना नॉक किए युवराज के ऑफिस में चला जाता है। गॉड उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अर्नव को रोक पाना उसके बस का नहीं था। ऑफिस में बैठे हुए युवराज लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। तभी अर्नव वहां आता है और युवराज के सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है। अर्नव की इस बदतमीजी के बाद भी युवराज कुछ रिएक्ट नहीं करता, वो बस अपने काम के लगा रहता है। अर्नव के पास खड़ा गोपाल ये सब देख रहा था। अर्नव ने सोचा था कि उसकी इस हरकत से युवराज गुस्से से लाल हो जाएगा, लेकिन युवराज को तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। ये देखकर अर्नव कहता है, क्या हुआ मी? युवराज, आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं। अब जाकर युवराज लैपटॉप से अपनी नज़र हटाता है। युवराज बिना किसी एक्सप्रेशन के अर्नव को देखते हुए कहता है, एएसपी सिंह, क्या आपको पता है कि इस कॉलेज के पास ही हमारा एक स्कूल भी है? अर्नव कहता है, हाँ बिल्कुल, मुझे पता है, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? युवराज कहता है, आई थिंक आपको वहाँ कुछ दिन जरूर जाना चाहिए। अर्नव को युवराज की बात समझ नहीं आ रही थी। वो कंफ्यूज होकर कहता है, लेकिन क्यों? युवराज अर्नव की आंखों में देखते हुए कहता है, वहाँ के किलोग्राम क्लास के बच्चों में भी ये मैनर है कि किसी के रूम में एंटर करने से पहले उनसे परमिशन लेते हैं। युवराज की ये बात अर्नव को किसी तीर की तरह लगती है। आज तक किसी ने उसकी इतनी रॉयल तरीके से बेइज्जती नहीं की थी। अर्नव का चेहरा गुस्से से लाल होने लगता है। वो भी युवराज की इंसल्ट करने के इंटेंशन से कहता है, पुलिस वाले क्रिमिनल से कब से परमिशन लेने लगे? युवराज अनजान बनते हुए कहता है, यहाँ क्रिमिनल कौन है? अर्नव डेविल स्माइल के साथ कहता है, आपके डैड। मेरा मतलब है, आपके डैड ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस में अरेस्ट हो चुके हैं, तो उन्हें क्रिमिनल कहा जा सकता है। और आप उन्हीं के बेटे हैं, तो जाहिर है आप भी इन सब में इन्वॉल्व होंगे। अर्नव के मुंह से अपने डैड के लिए क्रिमिनल वर्ड सुनकर को गुस्सा आने लगता है। वो खुद को कंट्रोल में रखते हुए अर्नव से कहता है, एएसपी सिंह, मुझे लगता था कि आप पढ़ाई में अच्छे रहे होंगे, तभी आईपीएस ऑफिसर बन पाए हैं, लेकिन लगता है कि मैं गलत था। आपका क्राइम और क्रिमिनल को लेकर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। युवराज के इस बात से अर्नव अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता। वो गुस्से में अपनी चेयर से उठकर खड़ा हो जाता है और ऊंची आवाज में युवराज से कहता है, मैं जानता हूँ तुम भी अपने डैड की तरह इन्हीं इलीगल काम में लगे हुए हो। जैसे तुम्हारे डैड को अंदर किया है न, वैसे ही तुम्हें भी एक दिन जेल के अंदर डालकर ही रहूंगा। अर्नव की ये बात सुनकर युवराज बिल्कुल आराम से कहता है, ठीक है, फिर जब आपके पास कोई ढंग का सबूत हो तो यहाँ मुझे अरेस्ट करने आ जाना। आई विल वेट फॉर यू। युवराज को इस कंडीशन में भी इतना कॉम देखकर अर्नव अंदर ही अंदर पागल हो रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि यशवंत दीवान के अरेस्ट हो जाने के बाद भी युवराज इतना शांत कैसे बैठा है। अर्नव को खामोश देखकर युवराज आगे कहता है, एएसपी सिंह, इफ यू डोंट माइंड, मुझे बहुत काम है। अगर कोई जरूरी काम ना हो तो आप जा सकते हैं। युवराज के एक एक शब्द अर्नव के गुस्से को बढ़ाते जा रहे थे। अर्नव गुस्से में लाल होकर कहता है, युवराज दीवान, अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तुम जानते नहीं हो कि तुमने किससे पंगा ले लिया है। ये कहते हुए अर्नव युवराज के ऑफिस से बाहर जाने लगता है। जैसे ही अर्नव दरवाजे की तरफ 2-3 कदम बढ़ाता है, अर्नव का मोबाइल बजता है। वो अपने मोबाइल स्क्रीन को देखता है। अर्नव के पास उसी प्राइवेट नंबर से कॉल आया था जिसने उसे उन होस्टेजेस की सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। उस कॉलर की मदद के बिना अर्नव इस केस को कभी सॉल्व नहीं कर सकता था। अर्नव उस कॉल को आंसर करते हुए कहता है, हेलो। सामने से कोई जवाब नहीं आता। अर्नव कई बार फोन पर हेलो हेलो बोलता है, लेकिन आज उसे सामने से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। जब अर्नव अपनी आवाज़ ऊंची करके हेलो कहता है तो उसे अपने ही मोबाइल से खुद की ही आवाज़ सुनाई देती है। अचानक से अर्नव शांत हो जाता है और हैरानी से वहीं खड़ा रह जाता है। अब उसे कुछ समझ आ रहा था। कुछ सोचते हुए अर्नव युवराज की तरफ मुड़ता है। वो देखता है कि युवराज अपनी ही जगह पर बैठा है और उसके हाथ में एक मोबाइल है।
जैसे ही अर्नव की नज़र युवराज के मोबाइल पर जाती है, युवराज मोबाइल स्क्रीन अर्नव की तरफ कर देता है। अर्नव देखता है कि युवराज के मोबाइल पर अर्नव का ही नंबर कॉल पर है। ये देखकर अर्नव हैरान रह जाता है। अर्नव इस वक्त जो देख रहा था उस पर उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। अर्नव युवराज से कहता है, ये नहीं हो सकता। युवराज अर्नव की बात का कोई जवाब नहीं देता, वो बस खामोशी से अपनी चेयर पर बैठा था। लेकिन उसकी आंखों में जो ईगो था वो अर्नव को शर्मिंदा कर रहा था। अर्नव हैरानी के साथ युवराज से कहता है, तुमने खुद अपने डैड को अरेस्ट करवा दिया।